जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक जाट वोट बीबीसी लंदन तक पहुंची थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय मुहिम में आए थे। किसी को चुनाव जितवाने के लिए नहीं बल्कि किसी को चुनाव हरवाने के लिए वोटिंग कर गए। आज 3 शक्तियां मुहिम विधानसभा में हैं। 3 से 5 सीटों तक की बात बन सकती है और खाली बसेस चलाने से, क्षेत्र में एक्टिव रहने से चुनाव नहीं जीते बलराज गांधी। मैं यही कह रहा हूँ कि 2019 तक तो आज तक कोई टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है। आज की डेट में एज तो कांग्रेस को है, प्रत्याशी कौन और होगा? सेकंड पे कौन होगा? बलराज गांधी दिखाई देते हैं, भाजपा तीसरी। और यदि वो एक भी समर्थक को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहेंगे या बोलेंगे तो वो उन्हें इससे भाजपा की किरकिरी जितना उनका पर्सनल वोट बैंक है इतना वोट बैंक उनके खिलाफ एंटी दांगी भी। एंटी। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं हरियाणा के पॉलिटिकल एनालिस्ट जोगिंदर कथुरिया जी। और कथुरिया साहब से आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे मुहिम विधानसभा में। कथुरिया साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और साथ साथ सबसे पहला सवाल, मुहिम विधानसभा, मुहिम 24 लोग बहुत करड़े होते हैं यहाँ के, और यहाँ की जो राजनीति का जो दंगल होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। चाहे वो 1990 की बात हो जब चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री पद तक पहुँच गए, चौटाला साहब यहाँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी बनता है बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। इस बार आप क्या देख रहे हैं मुहिम विधानसभा में, क्या होने वाला है? देखिए, अगर हम मुहिम की बात करें, मुहिम से पहले मैं आपको बता दूं, भारत की राजनीति हरियाणा से चलती है और हरियाणा की राजनीतिक हवा रोहतक से चलती है और रोहतक की राजनीतिक हवा मुहिम विधानसभा से चलती है। मुहिम विधानसभा के जो लोग हैं बहुत निराले हैं। ये किसी को चुनाव जितवाने के लिए नहीं बल्कि किसी को चुनाव हरवाने के लिए वोटिंग करते हैं। जैसे 1990 का प्रकरण अभी आपने बताया, मुहिम विधानसभा की आवाज़ बीबीसी लंदन तक गूंजी थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय मुहिम में आए थे। और उससे पहले जो कि यहाँ के आज कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे हैं, आनंद सिंह डांगी जी लोकदली हुआ करते थे, उस समय निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक रहे थे। उसके बाद राजीव गांधी जी के यहाँ आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और आज तक वो कांग्रेस में बने हुए हैं। बीच में उन्हें उतार चढ़ाव देखने पड़े, हार भी हुई उनकी 2 बार। तो बाली पहलवान जो कि उनके गुहांडी मोखरा गांव से थे, 2 बार तो उनसे ही उन्हें हार झेलनी पड़ी। एक 2019 में बड़े ही रोचक चुनाव में वो बलराज कुंडू जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनसे चुनाव हार गए। तो आज 3 शक्तियां मुहिम विधानसभा में हैं। बलराज कुंडू जो कि हरियाणा जनसेवक पार्टी अपनी बना चुके हैं और जो यहाँ तक मुझे अंदेशा है जल्द ही वो जो आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस है उसके साथ चले जाएंगे। कुछ सीटों पर उनकी बात बन जाएगी जिसमें एक सीट मुहिम और दूसरी सीट मुझे जुलाना लग रही है, तीसरी सीट और कोई हो सकती है। 3 से 5 सीटों तक इनकी बात बन सकती है और जैसा कि पहले चौटाला ऐलान कर चुके हैं कि कोई भी इस तरह का अलायंस में आना चाहेगी पार्टी तो उसे मैं अपने कोटे से सीटें दूंगा। शायद 53-37 का अलायंस हुआ था आईएनएलडी और बीएसपी का, तो ये 3 या 4 सीटें जहाँ पे भी बात बनती है बलराज कुंडू की वो घट जाएंगी आईएनएलडी कोटे से और वो हरियाणा जनसेवक पार्टी को मिल जाएंगी। तो आप एक जो हमारे सबको ब्रेकिंग दे रहे हो कि ये हो सकता है कि निर्दलीय मुहिम से विधायक बलराज कुंडू जन सेवक पार्टी के जिन्होंने बनाई हुई है वो आईएनएलडी प्लस बीएसपी प्लस बलराज कुंडू की पार्टी
तीनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इकट्ठे आ सकते हैं? ये अब शायद पहली बार हम ये ब्रेक कर रहे हैं। नहीं, एक बार मैं पहले भी किसी शायद और चैनल पे भी डिस्कस कर चुका हूँ। जिस दिन इनका अलायंस हुआ था उस दिन शायद मैं आपके साथ ही लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था, तो मैंने ये बताया था, ये बात क्लियर की थी कि इस अलायंस में बलराज कुंडू की पार्टी शामिल हो सकती है। तो अब आपकी खबर कहती है कि वो लगभग सील लग चुकी है। देखिए, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, पर अंदर खाते इनकी खिचड़ी पक चुकी है। लेकिन महम विधानसभा में दो राष्ट्रीय पार्टियों के भी बड़े नेता हैं, चाहे वो आनंद सिंह दांगी हों, उनके सुपुत्र बलराम दांगी की बात चल रही कि शायद उनको टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ शमशेर खरकड़ा हैं, बार बार चुनाव हार चुके हैं। इस बार उनकी धर्मपत्नी राधा अलावत भी कैंपेनिंग कर रही है, उनको हो सकता है उनको टिकट दे दी जाए। तो क्या इतना आसान होगा? क्या ये फाइट ट्रायंगुलर होगी? देखिए, दोनों ही बहुत मजबूत चेहरे हैं। आनंद सिंह दांगी 1990 से आज तक किसी भी चुनाव में पिछड़े नहीं है। पिछड़ने का मतलब है कि वो हमेशा चुनाव में बने रहे। रेलिवेंट मैं रहे चुनाव में उन्हें बना हुआ मानता हूं जो पहले या दूसरे स्थान पर आए। तो इसका मतलब 1990 से 2024 तक वो मजबूती से पहले या दूसरे स्थान पर बने रहे। जितना उनका पर्सनल वोट बैंक है, इतना वोट बैंक उनके खिलाफ भी हो चुका है। एंटी दांगी भी है। एंटी दांगी भी है, जिसके कारण पिछली बार बलराज कुंडू चुनाव जीत गए। देखिए, खाली बसेस चलाने से, क्षेत्र में एक्टिव रहने से चुनाव नहीं जीते बलराज कुंडू। जो आनंद सिंह दांगी की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको बहुत अच्छी प्रकार से भुनाया, कैपिटलाइज किया और अपने आप को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया। पिछली बार उन्हें भाजपाइयों ने भी वोटिंग की, कांग्रेसियों ने भी वोटिंग की, और उनका जो पर्सनल वोट बैंक बन चुका था वो वोट भी मिला। और लोगों का एक मन होता है कि बदल के देख लें, दांगी साहब को देख लिया, नहीं अच्छा लगा तो अगली बार फिर बना देंगे। तो लोगों का मन होता है कई बार यार इस बार कुछ नया होना चाहिए। हो सकता है बलराज कुंडू को शायद उसका फायदा मिला हो। देखिए, मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि बलराज कुंडू को इसी बात का फायदा मिला है। अब मैं आपको एक बार महम का जो जातिगत आंकड़ा है उसके बारे में, महम जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक जाट वोट्स हैं। लगभग यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा, 50 और 51% के बीच में जाट मतदाता। 2 लाख के करीब यहाँ वोट्स हैं। 2 लाख में से 50%, 1 लाख से ज़्यादा यह जाट मतदाता हैं। और यहाँ पर लगभग 10% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। 10% लगभग 20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। और ओवरऑल यदि हम बात करें, यहाँ पर पंजाबी और वैश्य, सैनी अच्छे खासे मत हैं। लगभग 7,000 के करीब 3.5% यहाँ पर पंजाबी मतदाता हैं। यहाँ पर लगभग 3% के करीब सैनी मतदाता हैं। लगभग 2.5% के करीब बनिया मतदाता हैं। तो अच्छे खासे वोट्स हैं यहाँ पर नॉन जाट कम्युनिटीज़ के भी। और अच्छा रोचक मुकाबला, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है ओबीसी जी, तो उसका फ़ायदा यहाँ बीजेपी कैंडिडेट को मिल सकता है। हाँ, बीजेपी इस बार शायद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी करके देखे, जैसे कि पिछली बार रोहतक लोकसभा में एक्सपेरिमेंट किया था और उनका वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। पिछली बार अरविंद शर्मा पर दांव खेला और अरविंद शर्मा चुनाव जीत गए थे। जी, तो कथूरिया साहब हम उस पे आएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महम के अंदर जो मेरी रिपोर्ट है, सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की टिकट किसको मिलेगी। एक तरफ दांगी या उनका बेटा है बलराम दांगी, उनकी पत्नी अनु दांगी का भी नाम आ रहा है, एक तरफ साक्षी मलिक का नाम आ रहा है, एक तरफ आईजी साहब है अरुण नेहरा जी, उनका नाम आ रहा है। पर टिकट क्या दांगी साहब की कटने वाली है? क्योंकि इतने सारे नाम बार बार सुनाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो, 1996 से 2019 तक के चुनाव में आज तक कोई भी आनंद सिंह दांगी का कंपटीटर कांग्रेस में पैदा नहीं हुआ था। किसी की हिम्मत कांग्रेस में टिकट मांगने की नहीं हुई थी। इस बार वो
हिम्मत कई प्रत्याशियों ने दिखाई। सबसे पहले जो आईएनएलडी के प्रत्याशी रहे हैं, आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजवीर सैमैनिया, उन्होंने प्रेस के सामने आकर टिकट की मांग रखी कि मेरा भी दावा बनता है, मैं भी काफ़ी सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद आईजी अरुण नेहरा ऑफिशियल तो नहीं पर अनऑफिशियली वो भी टिकट चाहते हैं। साक्षी मलिक का नाम, साक्षी मलिक जिन्होंने पीछे आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ, उसमें बड़ी सक्रिय रही। उनका गांव मोखरा भी तो वहीं आता। हुड्डा साहब हुड्डा परिवार के बहुत करीबी भी हैं, ओलंपियन मेडलिस्ट भी हैं, और उनका जो गांव है मोखरा वो रोहतक जिले का सबसे बड़ा गांव है जी। महम विधानसभा में लगभग 16,000 वोट्स उनके गांव में जी। इसी का एडवांटेज वो लेना चाहते हैं। उनका गोत्र मलिक गोत्र के भी अच्छे खासे वोट्स हैं महम विधानसभा में, इसलिए वो महम। और क्या है कि एक एंटी इनकम्बेंसी कांड जो पिछली बार आनंद सिंह दांगी की हार हुई, उसके बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ 53,000 प्लस वोट से यहाँ जीते। और उसमें कई फैक्टर्स ने काम किया कि लोगों की दीपेंद्र के प्रति कई जगह पर ऐसी बात आती है कि लोग दीपेंद्र को तो वोट देना चाहते थे, परंतु आनंद सिंह दांगी या उनके परिवार के खिलाफ। जी कथुरिया साहब, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि 1990 से लेकर दांगी परिवार के सामने टिकट मांगने वाला कोई नहीं रहा है, कोई नहीं खड़ा हुआ, इस बार जरूर सामने आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2019 में चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में बहुत बड़ी एक रैली की थी, बहुत बड़ी रैली थी, और उसके अंदर एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना मसल पावर दिखाना चाह रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे थे पार्टी हाईकमांड को। तो जितने भी विधायक वहां आए थे उन्होंने कहा जय भूपेंद्र हुड्डा, जय दीपेंद्र हुड्डा। आनंद सिंह दांगी ही अकेले एक ऐसे विधायक जिन्होंने कहा जय कांग्रेस। अब उसके बाद उनको चुनाव हारना पड़ा, हरवाया गया, हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं राजनीति सर्कल्स में कि जो मनमुटाव था हुड्डा परिवार में और दांगी परिवार में वो खटास पैदा होगी। हालांकि बाद में वो सारी चीज़ें पुरानी हो गई और अब तो बिल्कुल इक्का लग रहा है, लेकिन अब बहुत सारे नाम आ गए हैं। हम बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि 2019 तक तो आज तक कोई टिकट मांगने, अब टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है। निंदाना गांव के पूर्व सरपंच बबला, वो भी मनोज सिवाच भी, मनोज सिवाच जो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के रजिस्ट्रार के पद पर रहे हैं, और वो भी मांग रहे हैं। हाँ, इधर से खरेंटी से कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के महिपाल गिल, वो भी टिकट मांग रहे हैं। मैं साक्षी मलिक का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ, राजवीर सैमैनिया का जिक्र कर चुका हूँ, आईजी अरुण नेहरा का जिक्र कर चुका हूँ। तो टिकट चाहवान बहुत, क्योंकि इस बार ओवरऑल जो हरियाणा में माहौल है वो कांग्रेस की फेवर में दिखाई। अच्छा, बीजेपी का बताइए। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि शमशेर खरकड़ा की पत्नी जो है सिर्फ वही राधा इलावत वही मैदान में है, यहाँ भी बहुत सारे क्लेमेंट हैं, जैसे अपने शमशेर खरक हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उसके अलावा आप ये दीपक हुड्डा जो अपने प्रो कबड्डी के कप्तान रहे हैं, कबड्डी के इंडियन कबड्डी के कप्तान रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। और भी बहुत सारे नाम आप जानते होंगे। उसके बाद दीपक हुड्डा के बाद महंत सतीश दास जी को एक्सपेरिमेंट करना हुआ और किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेलना हुआ विशेष जाति से लाकर कि जैसे भाजपा की जो पॉलिटिक्स रही है वो जाट नॉन जाट इस टाइप का खेल, उसमें रामचंद्र जांगड़ा या महंत सतीश दास पर दांव खेला जा सकता है। और महंत सतीश दास उसमें आगे दिखाई, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा जी पहले राज्यसभा सांसद भी हैं और अभी उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिससे भाजपा की किरकिरी हुई और उनकी भी किरकिरी हुई। तो थोड़ा सा हम मेन बात पे आते हैं कि देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जो महम विधानसभा है वो आसान विधानसभा ने, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर विषम पितामह है राजनीति के, लेकिन ऐसे में बलराज कुंडू जैसा निर्दलीय अगर चुनाव जीता है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है,
अब आप उनका फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या होगा, क्या बलराज कुंडू महम विधानसभा में क्या कर पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्या वो पटकनी दे पाएंगे कोई भी आए? देखिए, सामने प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड अच्छा। करेगा। 1 लाख के करीब जाट मतदाता हैं और लगभग जाट मतदाताओं की जो पोलिंग होती है वो 80 से 85% रहती है। हम सपोज करो मिनिमम 80% पोलिंग मान के चलते हैं। 80,000 की पोलिंग में यदि कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव खेलती है तो उस नए चेहरे की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। 50,000 जाट कम्युनिटी का वोट्स उस चेहरे की तरफ एक झुकाव हो मुश्तकल सकता है। झुकाव हो सकता है, जा सकता तो है। एग्जाम्पल साक्षी मलिक आए जैसे, तो साक्षी मलिक का तो खुद का भी बहुत बड़ा गांव है, साथ में गद्दी खेड़ी है, मुरादपुर टेकना लेकिन है। लाख में अगर 50,000 साक्षी मलिक को मिल जाएंगे तो बलराज कुंडू कहाँ जाएंगे? तो बाकी 30,000 वोट्स में इस बार जो जाट मतदाताओं का रुख दिखाई दे रहा है वो भाजपा की तरफ बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। जितने वोट्स पहले शमशेर खरकड़ा को मिलते आए हैं इतने भी इस बार मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बलराज कुंडू 20 से 25,000 के बीच में ही सिमट जाएंगे और भाजपा तो मैक्सिमम तो क्या 9 जाट 5,000। का वोट उनको मिलेगा बलराज कुंडू को? देखिए, नॉन जाट वोट सभी पार्टीज के साथ डिवाइड होता है, कुछ कांग्रेस में भी, कुछ बलराज कुंडू के साथ भी, और कुछ बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ। तो इस तरीके से तो इस बार कांग्रेस की एज दिखाई दे रही है। देखिए, एज तो 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अभी अभी 53,000 की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा में आई है, तो जीत तो तय दिखाई दे रही है, वो बस प्रत्याशी कौन मैं होगा। यही इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि बलराज कुंडू ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई है, बलराज कुंडू विधायक भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बलराज कुंडू दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में बिल्कुल साइलेंट थे। ना उन्होंने ये कहा है कि वोट डालिए, ना ये कहा कि मत डालिए, जबकि कांग्रेस पार्टी से वो संबंध नहीं है, उनकी कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करे। लेकिन मैसेज ये गया कि बलराज कुंडू ने कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स को इशारा किया हुआ था कि तुम ठोक के मदद करो, क्योंकि जो सारा चुनाव था वो जाट वर्सेस नॉन जाट देखिए, वर्सेस मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, मैंने बलराज कुंडू के अलग अलग टाइप के समर्थकों से बात करनी चाहिए। एक ब्राह्मण समर्थक, मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो बलराज कुंडू की पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं मैम हल्के से, और समर गोपालपुर से संबंध रखते हैं। ओके। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पुरजोर विरोध किया और अरविंद शर्मा का पुरजोर समर्थन किया। और इसी प्रकार से मैं गांव चांदी से बिलोंग करता हूं, तो चांदी में तो हर वोटर बलराज कुंडू के एक समर्थक के घर इनकी धर्मपत्नी परमजीत कुंडू गई, तो उधर मैसेज हुआ कि आप दीपेंद्र की मदद कीजिए। तो इन्होंने पहले मूड भापा कौन समर्थक क्या चाहता है, इन्होंने सभी को राजी रखा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देना चाहते थे उन्हें देने दिया, जो भाजपा को वोट देना चाहते थे उन समर्थकों को उधर वोट देना, रोका नहीं, पर अपनी चलाई भी नहीं, अपना बात थोपी भी नहीं, न्यूट्रल हो गए। लेकिन क्या ये आप ये मानिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने के लिए आनंद सिंह डांगी ने जितनी मदद की, कहीं ना कहीं बलराज कुंडू की भी मदद ही है कि उन्होंने बीच में रोड़ा नहीं बने। तो क्या अब जब महम विधानसभा में चुनाव होगा तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए, बलराज कुंडू पिछले 10 साल से राजनीति में एक्टिव हैं। 2014 में पहली बार उन्होंने भाजपा से टिकट मांगी थी। पुराने समय में ये इनके संबंध भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से अच्छे रहे हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, वो 10 साल में राजनीति में बहुत ही गंभीरता से एक्टिव हो गए हैं और बहुत ही तेज पॉलिटिशियन हो गए हैं। बलराज कुंडू को माहौल भांप लिया था कि यदि वो एक भी समर्थक को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कहेंगे या बोलेंगे तो वो उन्हें आप ये कहना चाहते हैं कि ये मजबूरी थी बलराज कुंडू की, वो चाहकर ना चाहकर भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं कर सकते थे, वो चाहते तो उनका नुकसान उन्हें विधानसभा में भुगतना पड़ता। तो आप ये बताइए, जब फाइट ट्रायंगुलर होगी, अगर कांग्रेस भी जाट और बलराज कुंडू भी जाट निर्दलीय या अलायंस में लड़ेंगे,
तो क्या बीजेपी के जो नॉन जाट अगर कोई प्रत्याशी आ जाता है, क्या उसको फायदा नहीं होगा? जाट की वोट तो डिवाइड होगी और नॉन जाट अकेला बीजेपी की उसमें आ जाएगा। देखिए, एक और बात बताता हूँ, जो नॉन जाट कम्युनिटीज़ हैं उनमें स्पेशल रविदासिया समाज, जिसके लगभग 10% 20,000 के करीब वोट्स हैं यहाँ मैम विधानसभा में, वो 20,000 वोट्स का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ लोकसभा में गया। और भविष्य में लेकिन भी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बीएसपी भी है इस बार मैदान में, तो और बीएसपी को 6 से 8,000 वोट लगातार आते रहे हैं मैम के विधानसभा। जो पिछली बार शायद अनिल बिट्टू चुनाव लड़ रहे थे, वो भाजपा में चले गए हैं, पर उनके भाजपा में जाने से उनके साथ बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जिन्होंने बीएसपी के हाथी के सिंबल पर डालना, और इस बार तो बीएसपी का जो अलायंस हुआ है वो आईएनएलडी के साथ हुआ है, तो शायद जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है 5-6 हज़ार वोट, वो घटा है, हर चुनाव में निरंतर घटता ही जा रहा है। वो शायद बीएसपी के सिंबल पर, अगर बीएसपी को सिंबल मिले मैम में, जो कि मिलता नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ आईएनएलडी या एचजेपी का सिंबल होगा तो शायद वो उसके साथ जा पाए तो या ना कथुरिया साहब आप ये बताइए, राधा अलाव चुनाव लड़ते तब ज़्यादा फायदा है बीजेपी को, या शमशेर खरकड़ा खुद आता है तब ज़्यादा फायदा है? देखिए, शमशेर खरकड़ा के कंपैरिजन में तो राधा अलावत सॉफ्टर एक इमेज हो गई। हाँ जी, और एक महिला होने का भी फायदा रहेगा। उसके बाद मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, भाजपा को अपना बिल्कुल चुनावी गणित पता होता है कि यदि वो महम सीट भले ही हार रहे हों, उनके पास ये मैसेज होता है, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो हारना तो है ही, या तो अपने किसी बंदे को, जैसे कि आपने नाम लिया शमशेर खरक या नवीन ढुल, जो काफ़ी सालों से नवीन ढुल का भी नाम आ रहा है बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं रोहतक जिला के, और कैप्टन अभिमन्यु और मनीष ग्रोवर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं जी। और जो शमशेर खरकड़ा अपने आप में मजबूत नेता हैं, इसलिए जो बीजेपी है वो ऐसे नेता को आगे करना चाहती है जो मजबूत ना हो, हमारे आगे ना आए। हाँ, ये भी एक राजनीति, ये भी एक पॉलिटिकिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो कथुरिया साहब, ओवरऑल आप क्या मानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और बलराज कुंडू की पार्टी, तो आप क्या मानते हैं? आज की डेट में एज तो कांग्रेस को है, प्रत्याशी कौन होगा और सेकंड में कौन होंगे? बलराज कुंडू ही दिखाई दे रहे हैं, भाजपा तीसरे। और अगर कांग्रेस से साक्षी मलिक आती है तो कांग्रेस के लिए बेटर रहेगा, या दांगी परिवार? उसके बाद दांगी परिवार का क्या रुख रहता है ये इस बात पर निर्भर करता है जी। और बलराज कुंडू तो अलायंस में आते हैं तो उनको फायदा रहेगा, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अकेले, उसमें फायदा रहेगा? मुझे लगता है कि अलायंस में लड़ने से उन्हें भले ही 8,000 वोट आईएनएलडी और बीएसपी के मिल जाएं, परंतु उससे ज़्यादा वोट कट भी जाएंगे, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि ये तो फाइनल अलायंस कांग्रेस को रोकने के लिए, और यहाँ के लोग। और जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी क्या करेगी? जेजेपी पार्टी से रविंदर सांगवान या हरज्ञान मोखरा ही प्रत्याशी होंगे। यदि साक्षी मलिक लड़ती हैं चुनाव तो मुझे हरज्ञान मोखरा के चुनाव लड़ने पर संशय रहेगा, क्योंकि एक ही गांव से शायद दोनों पार्टियां प्रत्याशी। तो रविंदर भी हो सकते हैं, तो रविंदर सांगवान भी हो सकते हैं, या उनका कोई पुराना चेहरा जो उनसे बहुत करीब भी रहे हैं, ऐसे किसी चेहरे पर भी दांव खेला जी। तो कथुरिया साहब से हमने बातचीत की महम विधानसभा के बारे में, और महम विधानसभा की का जो आज का एपिसोड है आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें कि अगर आप कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमसे छूट गया है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कथुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।